पिछली कई बार की बातों में मैंने आपको छायावाद के बारे में बोला है। छायावाद के बाद हिंदी लिटरेचर में आप सबको पता है मार्क्सिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, प्रगतिवाद शुरू होता है। प्रगतिवाद क्या है? प्रेमचंद का एक्सटेंशन, रियलिटी का चित्रण, यथार्थ का चित्रण और उन लोगों का चित्रण जिनके जीवन में, जिनके एंसेस्टर्स के, पूर्वजों के जीवन में कभी भी कुछ नहीं था, सर्वहारा, प्रोलिटेरिएट, ऐसे लोगों का चित्रण। हिंदी गद्य साहित्य के प्रगतिवाद में अगर सबसे बड़ा नाम हम सोचें तो वो हैं यशपाल। यशपाल का जीवन हम सबको जानना चाहिए। यशपाल पहले क्रांतिकारी पार्टी में थे, रिवॉल्यूशनरी पार्टी में, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इत्यादि के साथ। उनके जीवन के में एक कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब ये चंद्रशेखर आज़ाद मर गए, भगत सिंह को फांसी दे दी गई, उसके बाद एक बार यशपाल को पुलिस ने पकड़ लिया। पार्टी में ज्वाइन करते समय यशपाल बीएससी सेकेंड ईयर में थे, केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट था और इसलिए वो अपनी पार्टी में बॉम्ब बनाने के एक्सपर्ट थे। उनके साथ में एक बीएससी फर्स्ट ईयर की एक लड़की थी, उसका नाम था प्रकाशवती। जब यशपाल जेल चले गए तब प्रकाशवती अपने घर से निकली बिना किसी को बताए, क्योंकि प्रकाशवती का कहीं तो मैरिज फिक्स हो रहा था। प्रकाशवती सीधे घर से निकली, जेल पहुंची, वहाँ जेलर से मिली और बोली कि मैं आपके जेल में एक प्रिजनर है यशपाल, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जेलर ने यशपाल को बुलाया, विटनेस बुलाए और वहीं पर उनकी कोर्ट मैरिज करा दी। ये समाचार उन दिनों बहुत ज़्यादा फैला था, न्यूज़पेपर्स में, पत्रों में इतनी अधिक पॉपुलैरिटी मिली कि बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया कि किसी भी प्रिजनर की शादी उस समय नहीं हो सकती। ऐसा रहा है यशपाल का जीवन। जेल से छूटने के बाद मार्क्सिस्ट लिटरेचर पढ़ा, मार्क्सवाद पढ़ा और उसके बाद उन्होंने हिंदी में प्रगतिवादी साहित्य, उपन्यास और कहानियाँ, उनका उपन्यास है झूठा सच, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर लिखा गया है, जिसका देश की विदेश की सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। उनकी कहानियाँ भी इसी प्रकार प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन अभी हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो यशपाल ने लिखी है, लेकिन उसमें प्रगतिवाद के तत्व कम हैं और छायावाद के तत्व ज़्यादा हैं। कहानी का नाम है मकरील। मकरील इनमडे मत्ती अल्लाह। ओके, मकरील एक हिल स्टेशन का नाम है। वहाँ पे एक मकरील नदी बहती है। वहाँ पर उस हिल स्टेशन पर मैदान के उच्च वर्ग के लोग, अमीर लोग वहाँ आते हैं और रहते हैं हिल स्टेशन की तरह, जैसे हमारे यहाँ त्रिशूर से, आदिवारम से, कन्नूर से लोग आते हैं, उसी प्रकार वहाँ मकरील में लोग आते हैं। कहानी का आरंभ होता है कि मकरील के बस स्टैंड पर आज बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं और ये सारे उच्च वर्ग के लोग आए हैं किसी के स्वागत के लिए, किसी के वेलकम के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली रिनोन्ड पोएट इज रीचिंग टुडे मकरील फॉर हिज 2-3 days स्टे। बहुत भीड़ है वहाँ पर। जब कवि की कार आती है तो सभी लोग कवि को माला पहनाने के लिए तैयार खड़े हैं। भीड़ में एक लड़की है, एक सुंदरी लड़की, जो दूर से केवल कवि को देख रही है। इतनी भीड़ है कि वो कवि से मिल नहीं पाती। थोड़ी देर में कवि को सब लोग नमस्कार करके माला पहना के चले जाते हैं और कवि अपने होटल के कमरे में आ जाते हैं। ये लड़की वहीं होटल में बाहर खड़ी है, रूम के विंडो पे लगातार देख रही है कि कभी कभी विंडो खोल दे और उसे कवि दिख जाए।
थोड़ी देर में कवि अपनी ड्रेस चेंज करके नीचे आते हैं, लड़की को देखते हैं और पूछते हैं कि मकरील नदी का जाने का रास्ता किधर से है। लड़की बहुत उत्साह के साथ खड़ी हो जाती है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। वे लोग ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं। नीचे मकरील नदी अपने पूरे फोर्स में, पूरी गति से पत्थरों को तोड़ते हुए बहती जा रही है। कवि कहते हैं, यही तारुण्य है, यही यंग एज है, यही सौंदर्य है। सौंदर्य, खूबसूरती, सुंदरता कहाँ है? जहाँ पर यंग एज हो, तरुणाई हो। सौंदर्य कहाँ है? तुम लोगों में है, मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स में है। कवि अपनी ओर देख के कहता है कि और मैं, अब मेरा जीवन एक शांत निश्चल जीवन है, जहाँ पर एक अंत है, एक फुल स्टॉप है। वो तारुण्य, वो यंग एज अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। इधर युवती कवि की बातें अमृत के समान पी रही है। वो कवि को देखती ही जा रही है। युवती कवि से प्रेम करती है और ये प्रेम है तारुण्य का प्रेम, युवा अवस्था का प्रेम, जहाँ हम सब कुछ अर्पित करने के लिए, अपनी जान तक अर्पित करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। कवि उससे संकोच में कहते हैं, क्या वो अगले दिन भी आ सकती है? युवती तत्पर होकर कहती है कि अवश्य, मैं अवश्य आऊँगी, मैं आऊँगी। अगले दिन फिर से कवि युवती के साथ चलते हैं। युवती अपने प्यार में कवि से पूछती है कि क्या आप मुझको अपने जीवन का हम सफ़र बना सकते हैं? हम सफ़र बोले तो लाइफ पार्टनर। कवि कहता है, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? युवती कहती है, आप जो भी कहें मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। कवि कहता है थोड़े से मजाक में, थोड़े से जोक में, कि क्या तुम मेरे साथ इस नदी में कूद सकती हो? कवि का वाक्य पूरा नहीं होता और कवि देखता है कि युवती ने नदी में जंप लगा दी। कवि नीचे देखता है, वहाँ मकरील नदी का वैसा ही शोर, पत्थर टूट रहे हैं, नदी बह रही है। कवि को कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। वो किसी प्रकार से अपने कमरे में पहुंचता है। एक शीशा, कन्नाडी, मिरर उठा के अपना चेहरा देखता है। सफ़ेद बाल, वाइट हेयर, आर्टिफिशियल डेंचर, रिंकल्स इन द बॉडी, वृद्धावस्था। वो फिर से रो के कहता है, तारुण्य। अगले दिन कवि का कमरा नहीं खुलता। बाद में वो कमरा तोड़ा जाता है तो देखते हैं कि कवि की मृतदेह, शव, डेड बॉडी, ऐसे ही वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और शीशा देख रहा है। बाद में कुछ लोगों ने बोला कि उनको रात में कवि की आवाज़ आई थी कि कवि ऐसा बोल रहा है, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। यहीं पर मकरील कहानी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। इस कहानी में यशपाल ने केवल ये दिखाया है कि तारुण्य का आवेग, तारुण्य का जोश, तारुण्य में सब कुछ दे देने की क्षमता, और दूसरी ओर समानांतर पैरेलल एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पास तारुण्य नहीं है, तारुण्य की कामना है, और तारुण्य मिल जाए तो तारुण्य के साथ न चल पाने का असमर्थता है। इन दोनों बातों को लेकर एक कंट्रास्ट में, विरोधाभास में यशपाल ने मकरील कहानी का चित्रण किया है। Once more I will repeat that please read the story and 2, 3, 4 times, as many times as possible, listen whatever I have told in this video. Thank you.